हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक बैंकिंग। गाइस, आज मैं आप सभी के सामने एक वीडियो प्रेजेंट किया हूँ और इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ कि गाइस, अगर आप सभी को क्लोज टेस्ट को बनाना है तो आप इसको कैसे इफ़िशिएंटली और लेस टाइम में इसको आप बना सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाने का मेन मकसद मेरा ये भी है क्योंकि ये जो टॉपिक है इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे क्लरिकल कैडर का एग्ज़ाम दें या ऑफिसर कैडर का एग्ज़ाम दें, आप चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दें या मेंस का एग्ज़ाम दें, आप हमेशा पाएंगे कि एक ना एक क्लोज टेस्ट हर एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाता है। और अगर आप इसको एफिशिएंटली बनाना जानते हैं, एक इफ़ेक्टिव वे में बनाना जानते हैं, आपके पास राइट अप्रोच है इसको बनाने का, तो आप काफ़ी जल्दी और बहुत ही आसानी से 5 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए मैं आप सभी को अपना अप्रोच दिखाता हूँ कि जब मैं क्लोज टेस्ट को बनाता था तो मेरा क्या अप्रोच हुआ करता था। और अगर आपको ये मेरा अप्रोच अच्छा लगे तो काइंडली आप इसको अपना फ्यूचर में जो भी आप क्लोज टेस्ट बना रहे हैं उस पर आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। सो गाइज, कभी भी अगर आप क्लोज टेस्ट किसी भी तरह का अगर आप बना रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लोज टेस्ट बनाते वक्त हमेशा आप जिस भी क्लोज टेस्ट को बना रहे हैं उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसका सब्जेक्ट को पता कीजिए और वो क्लोज टेस्ट का थीम क्या है। जब तक क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है एस्पिरेंट से कि वो इतने जल्दी में पढ़ने लगते हैं कि उनको एक्चुअली समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो पैराग्राफ जो दिया गया है किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और इसके वजह से वो एक बार गलती करते हैं, सेकेंड टाइम अगेन पढ़ते हैं और फिर गलती करते हैं और इससे उनका टाइम वेस्टेज हो जाता है और वो क्लोज टेस्ट को सही से समझ नहीं पाते हैं और बनाने में उनको गलती होती है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप जब सब्जेक्ट को समझ जाएंगे तो आप जो है कंसंट्रेशन में आपके लिए इजी हो जाता है। लाइक मान लीजिए आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड अगर आपका पैराग्राफ है तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन उसी से आसपास घूमेगा, आपका माइंड का जो फोकस है। सो इसलिए सब्जेक्ट हमको जानना ज़रूरी है। जब आप सब्जेक्ट जान जाते हैं गाइस तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस पैराग्राफ का सब्जेक्ट जानने के बाद उसका हम टोन जानें कि टोन क्या है। सो टोन किस लिए ज़रूरी है? तो गाइज टोन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है ये भी, क्योंकि गाइज अगर किसी पैराग्राफ में कोई सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ निगेटिव ही बात हो रही है, अज्यूम कीजिए कि सिर्फ निगेटिव ही बात हो रही है, तो क्या आप फील कोई करने के लिए आपको दिया जाए तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली नहीं ना, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव जब अगर बातें हैं तो नेगेटिव से ही रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। अगर पॉजिटिव आएंगे तो उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपका पैराग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड्स आएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सो इसलिए हमको टोन जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैक्सिमम आपको वैसे ही मिलेंगे, साथ साथ कंपैरेटिव भी कभी मिल सकता है, कंट्रास्टिंग भी मिल सकता है, डिफरेंट्स आपको मिल सकते हैं। और इसको जानने के बाद आपको क्या होता है कि कंटेक्सचुअली ऑप्शन सेलेक्ट करने में ईजी हो जाता है। और जब गाइज इस दोनों चीज़ को आप कर लेते हैं तो थर्ड चीज़ जब आपको फील करना है वो ये है कि जो आपका ब्लैंक है जहाँ पे आपको फील करना है, आप उसके ठीक जस्ट प्रीसीडिंग वर्ड को देखिए, वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और जस्ट उसके बाद वाला, यहाँ से भी आप बहुत हद तक और बहुत टाइम आप एलिमिनेट कर पाएंगे। और इस तरह से मेरा अप्रोच होगा। अभी इस अप्रोच को कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, चलते हैं अब हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लोज टेस्ट पे, और इसको हम लोग सॉल्व करना कोशिश करते हैं और इसका आंसर फाइंड करने का हम लोग कोशिश करते हैं गाइस। उससे पहले हम लोग गाइस अपना जो है हम अपना क्लोज टेस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और इसका जानना कोशिश करेंगे थीम क्या है, टोन क्या है, और उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे।
सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटैचमेंट इज द वन वर्ड that describes the central point of the teaching of the Buddha. This was told to me by the tall, agile Buddhist monk from Thailand under the Bodhi tree at Bodh Gaya one summer morning. Okay guys, so guys ये इतना लाइन पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया कि ये बताया जा रहा है कि बुद्धा का जो टीचिंग है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है डिटैचमेंट। और ये बात कौन बता रहा है? तो ये बात जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क बता रहा है जो कि थाईलैंड से है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या है? द प्लेस वॉज डैश एंड सीरीन एंड द मॉन्क केप्ट हिमसेल्फ बिजी कलेक्टिंग बोधि लीव्स फ्रॉम द ground, thus helping the ground staff of the Mahabodhi temple. This is the place from where the wave of Buddhist philosophy spread across the globe in all directions, east, west, north, south, over thousands of years. So guys, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो जगह है जहाँ पे ये थाईलैंड का बुद्धिस्ट मॉन्क था वो क्या था, काफ़ी सीरीन था। और वो जो मॉन्क जो है वहाँ पर जो भी बोधि लिव्स था उसको कलेक्ट कर रहा था, और कलेक्ट करते करते वहाँ के ग्राउंड स्टाफ को भी वो हेल्प कर रहा था महाबोधि टेम्पल का। सो अब यहाँ पर बात आता है कि हम ऑप्शन ए में क्या फिल करेंगे। सो इसके लिए हमको तो पहले पता चल गया क्या ये निगेटिव है, नहीं है, ये निगेटिव नहीं है। ओके, ओवरऑल ये डिस्क्रिप्टिव है ना, ये बुद्धिज़्म के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर फील करते हैं कि क्या डिस्पाइज्ड होगा। तो डिस्पाइज्ड का मीनिंग क्या होता है गाइज, आपको पता होना चाहिए। डिस्पाइज्ड जो है इसका जो मीनिंग है, ये डिस्पाइज का जो मीनिंग है ये क्या है? डिस्पाइज मतलब होता है हेट करना। तो यहाँ पर वो नहीं आएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता है। सिमिलरली अगर नोटोरियस देखें, नोटोरियस क्या है? नोटोरियस मतलब होता है फेमस होना फॉर समथिंग नॉट गुड। नोटोरियस मीन्स होता है आप फेमस हो बट किसी गलत चीज़ के लिए अगर आप फेमस हो तो नोटोरियस यूज करते हैं वैसे पर्सन के कंटेक्स्ट में। ओके गाइज, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। द प्लेस वॉज नोटोरियस एंड सीरीन नहीं हो सकता है ना, कि यहाँ पर सीरीन मीन्स होता है कि बहुत शांत, और यहाँ पर हो गया नोटोरियस, ये कोई कंटेक्स्ट नहीं बन रहा इसका, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से वेनरेट, गाइज ये देखिए वेनरेट क्या है? वेनरेट मीन्स होता है रेस्पेक्ट करना, और यह एक वर्ब है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वॉज हो गए, वर हो गए, ईज हो गया, आर हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, एम हो गया। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आ ही नहीं सकता है। अगर आते हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत होता है। सो इसलिए वॉज के बाद वेनरेट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। कंटेक्चुअली तो हटाइए, ये ग्रामेटिकली ही गलत है। तो इसलिए हमारा डिस्पाइज्ड भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। डिस्पाइज मीन्स होता है हेट करना। नोटोरियस ये एक फेमस होना किसी गलत चीज़ के लिए, ये भी नहीं होगा। वेनरेट ये भी नहीं होगा। रेवर्ड, रेवर्ड मीन्स क्या होता है? समथिंग रिस्पेक्टेड, समथिंग वेरी होली, उसको हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द प्लेस वॉज रेवर्ड एंड सीरीन। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, कि यहाँ पर अब हमारा जो हो जाएगा कि जो प्लेस था काफ़ी होली था और सीरीन था, और वहाँ पर जो मॉन्क था बोधि ट्री के जो लीव्स थे उसको कलेक्ट कर रहा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं गाइज। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द वेव ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब इन ऑल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओवर 1000 of years। यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइज कि यही वो प्लेस है, मीन्स वो बोधि ट्रीज़ के पास का प्लेस बोला है, बोध गया कि यही वो प्लेस है जहाँ से बुद्धिज़्म का फिलॉसफी सारे संसार में स्प्रेड किया ओवर 1000s of years। ओके गाइज,
आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या है, द डैश आर स्टिल फेल्ट देयर एट बोध गया, इन द एयर, ऑन द अर्थ, इन द ट्रीज एंड इन द स्तूपास सराउंडिंग द टेम्पल। तो क्या इसका कंटेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है? निगेटिव है क्या? नहीं है। पॉजिटिव है क्या? नहीं है। लेकिन क्या वहाँ के बारे में कोई निगेटिव यहाँ पे वर्ड हम लोग डाल सकते हैं? वो भी नहीं डाल सकते ना। बोल रहा है कि आज भी बोध गया के हवा में, वहाँ के ज़मीन पे, वहाँ के ट्रीज़ में, वहाँ के स्तूपास में फील आज भी किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, वाइब्रेशंस, फ्लक्चुएशंस, फ्रीक्वेंसीज, रिजोनेंस। तो इसको गाइज अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको ग्रामेटिकली भी देखना पड़ेगा कि कुछ एलिमिनेशन कर सकते हैं क्या। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जस्ट ब्लैंक के ठीक पहले वाला वर्ड देखिए क्या है, द, और ब्लैंक के ठीक बाद वाला क्या है गाइज, आर। तो आर अगर आया हुआ है इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वैसा वर्ड्स जो यहाँ पर सिंगुलर होंगे उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट तब कर देंगे। ओके गाइज, प्लस जो वहाँ पे हमारा वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गाइज क्या यूज किया गया है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन होता है। आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे एन एप्पल, द बॉय, अ कार, हम लोग बोलते हैं ना। तो हमेशा आप देखिएगा जब भी आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आता है वो क्या होता है, नाउन होता है ना गाइज। तो इस हिसाब से हमारा रिजोनेंस खत्म हो जाएगा। अब आता है फ्रीक्वेंसीज, फ्लक्चुएशंस, वाइब्रेशंस। तो ये जो तीनों वर्ड जो है यहाँ पे ग्रामेटिकली फिट हो रही हैं, लेकिन हमको कंटेक्चुअली भी तो देखना है कि वो मीनिंग वहाँ पे दे पाएंगे कि नहीं। सो गाइज फ्रीक्वेंसीज जो है ये नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या होता है ना कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मूवमेंट इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ कितना मूवमेंट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास 9th में भी हम लोगों ने साउंड और वेव के लेसन में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसका कंटेक्स्ट यहाँ पर नहीं आएगा। फ्लक्चुएशंस, क्या चीज़ का फ्लक्चुएशंस यहाँ पर हो सकता है, हम कुछ फील कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं फ्लक्चुएशन, लेकिन ये वाइब्रेशन आप चाहे तो यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं गाइज कि कभी कभी इतने करीब दिखते हैं कि आप वहाँ पे एलिमिनेट करने जब जाएंगे तो आप इजीली एलिमिनेट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है उसको कर सकते हैं और करते भी हैं। उसका एकमात्र रीज़न ये है गाइज कि इंग्लिश को अगर आप रेगुलरली रीड कर रहे हैं ना, डेली बेसिस पे रीड कर रहे हैं, स्पीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे आपका क्या होता है ना, हैबिट बन जाता है। और जब कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली, इवन दो कई बार ऑप्शन काफ़ी करीब दिखेंगे ना, लेकिन उसमें से जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा आप चूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते उस वर्ड का यूज उस कंटेक्स्ट में किया हुआ ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। सो इसलिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है जब भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। सो इस केस में गाइज 7 नंबर में मेरा आंसर जो होगा डी होगा, वो होगा वाइब्रेशन। गाइज अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। द बुद्धा इज नॉट कंसिडर्ड अ गॉड बट ए ह्यूमन बीइंग, अ मैन हु हैड फाउंड द आंसर्स टू द deepest dash of human life and made them available to others। ओके गाइज, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धा जो है एक गॉड की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है, बुद्धा को एक ह्यूमन की तरह कंसीडर किया जाता है, जिन्होंने ह्यूमन के लाइफ का कोई सेक्रेट को उन्होंने खोजा था। अब किस तरह का वो सेक्रेट हो सकता है, वो ऑप्शन 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 से हमको पता करना पड़ेगा, और उसको उन्होंने खोज के और सारी दुनिया के सामने उसको उन्होंने लाया। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हम देखें तो कौन ऐसा वर्ड जो है हम इस पे ले सकते हैं जो यहाँ पर कंटेक्चुअली भी हो और ग्रामेटिकली सही हो। तो ग्रामेटिकली के लिए अगर आप देखना है तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक के ठीक पहले डीपेस्ट है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, तो डीपेस्ट डैश,
तो क्या होगा, नाउन होगा। एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि एडजेक्टिव ही डेफिनेशन ही है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन, है ना गाइज। सो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि अगर 8 नंबर में अगर नाउन के अलावा कोई अदर वर्ड्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो गाइज डिफिडेंट ये एक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। कंटेक्चुअली बाद में हम लोग देखेंगे, पहले ग्रामेटिकली देखते हैं। दूसरा सर्टिट्यूड, तीसरा डायलेमा, चौथा कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है, कंटेंट मीन्स आपको पता है ना, कंटेंट मीन्स बुक का कंटेंट जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि बुक का कंटेंट में क्या क्या लेसन्स हैं। इसके अलावा कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड, है ना। तो अभी हम जो है ए को एलिमिनेट कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो तीनों जो है सर्टिट्यूड, डायलेमा एंड कंटेंट, ओके, ये तीनों में अब हमको कंटेक्चुअली चूज करना पड़ेगा कि कौन आएगा। सो गाइज उसके लिए आप बताइए यहाँ पर बुद्धा ने किस तरह के सेक्रेट खोजे होंगे जिसको उन्होंने ह्यूमन के सामने लाया होगा। ऑब्वियसली वैसे सेक्रेट खोजे होंगे और वैसे सॉल्यूशन दिए होंगे जो पहले से इंसान के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन होगा ना, कोई पॉजिटिव चीज़ के लिए तो सॉल्यूशन कोई नहीं लाता है। तो इसमें देखिए नेगेटिव सेंस कौन देता है, इसमें देता है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो कि है डायलेमा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि डीपेस्ट डायलेमाज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मेड देम अवेलेबल टू अदर्स। तो बुद्धा ने क्या खोजा, बुद्धा ने ह्यूमन बीइंग के लाइफ का डीपेस्ट जो डायलेमा था उसको उन्होंने खोजा और सारे संसार के लोगों के सामने उसको उन्होंने पेश किया। आगे है बुद्धिज़्म वर्ल्ड वाइड कन्वेज ए सेंस ऑफ डैश फीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। कि बुद्धिज़्म जो है वर्ल्ड वाइड किस तरह का सेंस को कन्वेज करता है इस सेंटेंस में बताया गया है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या फील करेंगे। सो पहले हम ग्रामेटिकली देखेंगे और फिर हम कंटेक्चुअली हम इसको फील करने का कोशिश करेंगे। सो गाइज यहाँ पे हम अगर ग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर क्या है गाइज, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमको नाउन एक चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइज प्रीपोजिशन के ठीक बाद यहाँ पर नाउन ऑलरेडी फीलिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऑब्वियसली अब इस बीच में हमारे पास क्या आएंगे, एक एडजेक्टिव आएगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन कौन वर्ड जो है एडजेक्टिव हैं। तो इस केस में ए सैक्रेड एडजेक्टिव है, कर्स्ड एडजेक्टिव है, सेकुलर एडजेक्टिव है, प्रोफेन एक वर्ब है। तो सी नंबर जो है ऑप्शन हमारा हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब इसमें देखना है तीनों में कंटेक्चुअली कौन हमारे पास फिट करता है। तो आप बताइए इस पैसेज के हिसाब से आपको क्या लगता है, इसके कंटेक्स्ट में आपने जो भी पढ़ा हुआ है, बुद्धा किस तरह के चीज़ों को सोसाइटी में लाए होंगे, किस तरह के फीलिंग्स को कन्वे किए होंगे सोसाइटी में, है ना। सो कर्स तो कभी नहीं हो सकता है, नेगेटिव है ना। सेकुलर फीलिंग तो नहीं लाए होंगे क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड है ऑलरेडी एक। सो उन्होंने जो लाया होगा वो है सैक्रेड। बुद्धा ने यानी कि सोसाइटी में एक सैक्रेड फीलिंग को कन्वे किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और कामनेस को किया। आगे लिखा है गाइज, मिलियंस ऑफ मेन ओवर 1000 ऑफ ईयर्स टुक रिफ्यूज इन बुद्धिज्म to find dash in the world of suffering. Suffering is the only common phenomenon attributable to the every human being. So next का जो मीनिंग होगा कि मिलियनों इंसान जो है बुद्धिज़्म में क्या किए, उन्होंने रिफ्यूज़ लिया यानी कि बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। और किस लिए अडॉप्ट किया, टू फाइंड व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो इंसान को चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने बुद्धिज़्म में रिफ्यूज़ लिया, बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया इस वर्ल्ड ऑफ सफरिंग का। सो इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 10 नंबर में क्या हो सकता है हमारे सबके लिए। क्या सिंप्लिसिटी के लिए होगा, जेनियलिटी के लिए होगा, स्ट्रेंथ के लिए होगा, नहीं स्ट्रेंथ के लिए तो नहीं होगा,
यहाँ पे जेनियलिटी मीन्स क्या होता है, चीयरफुलनेस। उसके लिए तो उन्होंने बुद्धिज़्म को नहीं लिया होगा। सिंपल सी बात है, कोई आदमी रिलीजन को लेता है तो रिलीजन से अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो सैल्वेशन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। सो मिलियनों मेंस जो हैं वर्ल्ड के, जो बुद्धिज़्म में अपने आप को कन्वर्ट किए, उसको अडॉप्ट किए, उसका मेन मकसद ये था कि वो क्या कर सके कि सल्वेशन उनको मिल सके लाइफ में, ज़िंदगी से मोक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। सो गाइज, इस तरह से अगर आप चाहें तो क्लोज टेस्ट को आप इजीली बना सकते हैं। आपको एक बार कंटेक्स्ट समझना है और फिर उसके बाद आपको कुछ अपने ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करना है। इस दोनों को जब आप मिक्स करके चलते हैं तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ ग्रामर के हेल्प से कर लेंगे और कुछ कंटेक्स्ट के हेल्प में कर लेंगे, और इस तरह से आप अपने आंसर पे इजीली पहुंच जाएंगे। गाइज, सो ये रहा मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी को अपना क्लोज टेस्ट बनाने का तरीका बताया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो फ्यूचर में लाऊं, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं और मल्टीपल क्लोज टेस्ट लाऊं और आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस लाकर उसको प्रैक्टिस करके दिखाऊं, ताकि आपका क्लोज टेस्ट और आपका फिलर्स रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। सो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू leave some comment in my comment section in order to just bring some new videos in the future related to English. So thank you very much, and don't forget to subscribe my channel and like this video, and happy preparation.